जय हिंद। और ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 6 में हमने चित्रकला, भारतीय चित्रकला का फर्स्ट पार्ट, हमारा लेक्चर नंबर 6 था, हमारा फर्स्ट पार्ट भारतीय चित्रकला का फर्स्ट पार्ट था। आज सेकंड पार्ट देखें। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला और भित्ति चित्रकला, इन दोनों को हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और हम लघु चित्रकला, लोक चित्रकला और आधुनिक चित्रकला को देखेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं लघु चित्रकला से। देखो यहाँ पे आप लघु चित्रकला में देखोगे तो लघु चित्रकला में एक तो सबसे पहली जो प्रारंभिक शैलियां हैं, तो एक शैली है पाल, जो शासक थे उनके संरक्षण में बनी पाल शैली, और एक है अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली। देखो पाल जो शैली है वो पाल संरक्षण में पली बड़ी, और ये अपभ्रंश शैली है ये आपकी यहाँ पे चालुक्य शासकों के जो संरक्षण में पली बड़ी। तो ये पाल शैली है हमारी और ये अपभ्रंश शैली है। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका भारत है, और ये आपका भारत के अंदर ये जो शैली है, तो ये शैली पाल शैली जो है ये पूर्व साइड में पनपी। ठीक है, और ये है आपकी पश्चिम साइड। तो अपभ्रंश शैली जो है पश्चिम साइड में पनपी थी और पाल शैली आपकी पूर्व शैली में यहाँ पे पनपी। अब देखो पाल शैली का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बौद्ध धर्म से है, और अपभ्रंश शैली का जो संबंध है वो जैन धर्म से। ये सबसे बड़ा फैक्चुअल पॉइंट है आपको याद रखने वाला, कि यहाँ पे पाल शैली के अंदर जो है वो आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, और आपका जो अपभ्रंश शैली है वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो वहां पे आपको जैन धर्म मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्रारंभिक लघु चित्रकला जो है, जो लघु चित्र मिले हैं प्रारंभिक, उन प्रारंभिक लघु चित्र में पाल शैली और अपभ्रंश शैली आपकी यहाँ पे थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे मुगल, राजपूत और पहाड़ी चित्रकला, ये 3 चित्रकलाएं हैं। तो मुगल है एक, तो एक राजपूत है और एक पहाड़ी चित्रकला है। ये चित्रकलाएं यहाँ पे मुगल जब आए थे उसके बाद ये पनपना स्टार्ट हुई, मुगल, राजपूत और पहाड़ी चित्रकला। उसके बाद हम लोक चित्रकला में चले जाएं तो लोक चित्रकलाकारी में आपकी मधुबनी आर्ट है, यहाँ पे आपकी पट्टचित्र है यहाँ पे, और कमलकारी है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो आपको मधुबनी चित्रकला पे क्वेश्चन आ भी सकता है, बिल्कुल मेंस के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। चित्रकला पे अगर मधुबनी पे भी चित्र, क्योंकि जीआई टैग प्राप्त है इसको। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आ सकता है, तो इसको भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो हम चलते हैं। उसके बाद आधुनिक चित्रकला में हम देखें तो कंपनी, बाजार और बंगाल, ये तीनों चित्रकलाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकलाएं हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेक्चर है मेरा, जो चित्रकला का आपका सेकंड लेक्चर है ये। और मैंने इतने सारे आपको वीडियो लेक्चर दिए हैं, और भी कई सारे वीडियो लेक्चर आएंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। हम चलते हैं हम आगे हमारे टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पे सबसे मेन मकसद है मेरा, आपकी आंसर राइटिंग की जो अप्रोच है उसको एक बूस्ट देना। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की अप्रोच जो है उसको बूस्ट देना। तो आपको जो मेंस के टॉपिक है वो टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो टॉपिक कंप्लीट होगा आपका यहाँ पे। उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हर एक टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, प्लस आपको आंसर की अप्रोच कैसे लाना है वो यहाँ पे आंसर को, आपको क्वेश्चन को कैसे तोड़ के उसमें से आंसर को निकालना है, कि आप इंट्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, बॉडी कैसे निकालेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे उस आंसर को, ये सारी चीज यहाँ पे इसी पे बात होगी। ठीक, तो हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो चित्रकला वाला टॉपिक है उसमें लघु चित्रकला, उसमें आपकी जो लोक चित्रकला है, आधुनिक चित्रकला है, वो सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, और धीरे धीरे हम इन के बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके मॉडल क्वेश्चन बनते हैं उस पे
आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, उन पे इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। उन पे इंट्रोडक्शन कैसे आप फ्रेम कर सकते हो वो सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद आप बॉडी कैसे फ्रेम कर सकते हो वो सिखाऊंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज, देखो ये हिंदी मीडियम में इतना बड़ा जो सीरीज लाने वाला ये पहला मेरा यूट्यूब चैनल होगा शायद तक, क्योंकि यहाँ पे आंसर राइटिंग की मेरे को नहीं लगता कि कोई GS 1 से लगा के GS 4 तक आपको कोई सीरीज मिलेगी, ठीक है। हर एक टॉपिक पे मैं यहाँ पे PYQ लेके आऊंगा, हर एक टॉपिक पे मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, उसका इंट्रो कैसे फ्रेम करना, उसकी बॉडी कैसे फ्रेम करना, उसको कंक्लूड कैसे करना है आंसर को, वो चीज। उसके बाद हर अगर ये आप लेक्चर देख के और आप नोट्स बनाते हो तो आपके नोट्स में प्री प्लानिंग जो होती है ना, कि आप इंट्रो कैसे फ्रेम करोगे एग्जाम के अंदर, आप कैसे उस आंसर को कंक्लूड कर पाओगे, वो सारी समझ जो है वो पूरी तरीके से आपकी डेवलप हो जाएगी अगर मेरे साथ में आपने बिल्कुल मेरा साथ दिया, मेरे साथ में आप पढ़े और मेरे साथ में आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, तो आप बिल्कुल उस लायक हो जाएंगे कि आप आंसर जो है मेंस का आंसर वो खुद बिल्ड कर पाए, ठीक। तो आप बिल्कुल बने रहिए। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पाल शैली हम पढ़ रहे हैं। अब पाल शैली में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन चीजों को पांडुलिपि के रूप में देखा गया है। किसमें देखा गया है? पांडुलिपियों के रूप में। पाल शैली की जो भी चित्रकारिता मिली है वो पांडुलिपियों के रूप में मिली है, ठीक है, पांडुलिपियों के रूप में, ठीक। तो ताड़ के पत्ते जब इकट्ठे कर लेते हैं, उसकी गड्डी बना लेते थे, तो उनको हम पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद इनका जो समय था वो क्या था, तो वो 750 ईस्वी से लगा के 1150 ईस्वी तक पाल शासक थे। और इन पाल शासकों ने बौद्ध भिक्षु को और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और उसमें कई सारी चित्रकारी हुई। अब ये चित्रकारी कहीं पे करते थे, तो ये ताड़ के पत्ते पे चित्रकारी करते थे, ठीक। चित्रकारी कहीं पे की जाती थी? ताड़ के पत्ते पे की जाती थी, ताड़ पत्र, ठीक। और कहा? तो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये चित्रकारी की जाती थी। अब विशेषता क्या है, तो यहाँ लहरदार रेखाओं के रूप में चित्र मिले हैं। उनकी पृष्ठभूमि जो है वो शांत पृष्ठभूमि है, ठीक है। और यहाँ पे जो आकृतियां मिली है आपको, वो आकृतियां अकेली मिली है, ठीक है, अकेली आकृतियां ज्यादा मिली है। और जो पाल शासक थे वो बौद्ध संरक्षक थे। तो यहाँ जो भी चित्रकारी मिलेगी पाल शैली में, वो बौद्ध से रिलेटेड, जातक कथाओं से रिलेटेड मिलेगी आपको, ठीक। तो दो तीन चीजें आपको याद रखने की है कि एक तो ताड़ के पत्ते पे वहां देखो एक चर्म पत्र होता है, तो चर्म पत्र तो बहुत कम मिला है क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा उनका परम धर्म था, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई चमड़े के तैयार किए हुए कैनवास पे वो चित्रकारिता करे, तो वो ताड़ के पत्तों का ज्यादा यूज किया उन्होंने, ठीक। तो अब ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद बौद्ध भिक्षु, आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो केवल बौद्ध आप नोट कर लोगे ना पाल शैली के अंदर। अगर पाल शैली में मेरे को बताना हो कि शॉर्ट नोट के रूप में क्या लिखूं, तो एक लिखूंगा पांडुलिपि, दूसरा लिखूंगा ताड़पत्र और तीसरा लिखूंगा बौद्ध, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ मेरे दिमाग में एज इट इज मैंने पढ़ रखा है, तो वो ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक। इतना काम हो गया। तो आप बिल्कुल इन 3-4 शब्दों पे आप 40 वर्ड 50 वर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी हमारी, जो एबिलिटी है आपकी वो एबिलिटी कम है। उसके बाद आ जाते हैं हम अभ्रंश शैली पर। चालुक्य शासक, जो चालुक्य थे, उन चालुक्य शासकों के संरक्षण में आपके राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, कहां पनपी? राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। ये देखो ये बना है, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे आपकी अभ्रंश शैली पनपी है। और विषय क्या था इसका? तो विषय था जैन धर्म। जैन धर्म के ऊपर सारी की सारी चीजें हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी
जो कलाकृतियां मिलेगी, जो यह चित्रकारी मिलेगी, वो धर्मनिरपेक्ष प्रेम, ठीक है, गीत गोविंद वगैरह इन चीजों पे मिलेगी। जैन धर्म के अंदर बहुत सारे अतिशयोक्ति रूप से भी चीजें हुई हैं, ठीक है, जैसे विद्यापति वगैरह जो हैं वो, तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे मिली है, गीत गोविंद वगैरह। उसके बाद पहले क्या होता था, तो ताड़ के पत्ते का यूज होता था। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखने की जरूरत है आपको, वो याद रखने की जरूरत है, कहाँ उसका स्थान कहाँ है, ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात, तो ये भारत के इस वाले पश्चिमी छोर पे ये शैली यहाँ पे पनपी। उसके बाद दूसरा दूसरा याद रखने की जरूरत है, किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये वाला जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, अपभ्रंशशील। उसके बाद गीत गोविंद, तो रचनाएं क्या क्या हुई, तो गीत गोविंद है और बहुत सारी चित्रकारिता मिली है, वो धर्मनिरपेक्ष प्रेम की चित्रकारिता मिली है। पहले ये चित्रकारिता करते थे आपके ताड़ के पत्ते पर, और बाद में यूज करने लगे वो कागज, ठीक है। अब देखो आकृतियों की विशेषता क्या क्या है, कि कैसी आकृतियां थी, तो सबसे तीन चीजें आप याद रख सकते हो, कि उभरी हुई आंखें दिखती थी, एक तो ये उभरी हुई आंखें हैं, ये रह गया उभरी हुई आंखें। उसके बाद तीखी नाक, ठीक है, तो ये इस टाइप का चेहरा बनाते थे, और ये इस टाइप की आंखें होती थी इनकी, ये, और बिल्कुल तीखा नाक होता था, तीखा नाक, तो इस टाइप से ये बना रखा, ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो उभरी हुई आंखें, तीखी नाक और दोहरी ठोड़ी, ये जो दाढ़ी वाला हिस्सा होता है ना, इस दाढ़ी वाले हिस्से को हम बोलते हैं ठोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से काम हो रहा है, ये वाला, ठीक, ये वाला चित्र बना रहा हूं, ये आपका नाक और ये वाली ठोड़ी, ये इस टाइप से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तीखी तीखी टाइप ठोड़ी दिख रही होगी, तो ये चित्र मिले। और आसपास जो इनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे खिलौने, इस टाइप के चित्र भी यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है, और मुझे बोला जाए कि याद आप क्या कर सकते हो अपभ्रंश शैली में से, अपभ्रंश शैली के अंदर दो तीन चीजें अगर याद रखने की जरूरत है तो वो क्या है, तो एक तो कहाँ फैली है, तो राजस्थान और गुजरात में। दूसरा किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, तो आपको एक आध रचना गीत गोविंद वगैरह याद कर लेना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष प्रेम के ऊपर सारी चीजें यहाँ मिली है, ठीक है। उसके बाद आप आकृतियां किस टाइप की है, तो आकृतियां आपकी यहाँ पे एक दो बार इन आकृतियों को देख लोगे तो आप अपने आप जज कर लोगे। तो यहाँ पे उभरी हुई आंखें हैं, ठीक है, और तीखी नाक है, और दोहरी ठोड़ी है। उसके बाद पशु पक्षी और खिलौने के रूप में आसपास जो चित्र मिले हैं, वो उनके जो चित्रकारी बनाते थे, तो किसी महिला की बनाएंगे आपके, किसी पुरुष की बनाएंगे, तो उनके आसपास जो आपका प्राकृतिक माहौल होगा, उसमें क्या होगा, तो प्रकृति के माहौल में पशु पक्षी होंगे, खिलौने होंगे, कई सारी पत्तियां वगैरह होगी, तो ऐसी चीजें मिली है वहां पे, ठीक। तो आपको अपभ्रंश शैली पढ़ा दी मैंने, और पाल शैली पढ़ा दी यहाँ पे, ठीक। तो पाल आपका कंप्लीट हो गया, अपभ्रंश कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अपभ्रंश कंप्लीट हो गया, तो अपभ्रंश है कहाँ पे, यहाँ पे, और अपभ्रंश शैली का ये एक उदाहरण आपको बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखो मुगल काल की चित्रकला पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या क्या देखने वाले हम। देखो क्वेश्चन में मुगल चित्रकला, ये वाला क्वेश्चन है, तो मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों का एक संयोजन है, ठीक है। तो वो उसका परीक्षण करेंगे, तो वो 150 शब्दों में वो क्वेश्चन देखेंगे हम। उसके बाद मुगल चित्रकला और राजपूत चित्रकला, तो ये मुगल चित्रकला और राजपूत चित्रकला, इन दोनों में बुनियादी अंतर को हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं अंतर पे एक क्वेश्चन और है जो आगे चल गए, तो आगे ये क्वेश्चन बताऊंगा कि राजपूत चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, जिसमें मुगल चित्रकारिता का बिल्कुल गहरा प्रभाव है। तो इसमें क्या समावेश है, तो मुगल चित्रकारिता समावेश है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लें, टॉपिक को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये सारी चीज देखने वाले हैं हम, ठीक। तो अब यहाँ चलते हैं हम मुगल काल की चित्रकला पे। सबसे पहले मुगल काल की चित्रकला पे जाने से पहले मुगल थे कौन, तो मुगल आए थे भैया, विदेशी आक्रमणकारी थे। अब विदेशी आक्रमणकारी थे तो फारस का मिक्सिंग करेंगे वो, तो यहाँ किसका मिश्रण हो रहा है मुगल चित्रकारिता में, तो वो मिश्रण हो रहा है आपका फारस का। उसके बाद यहाँ जो
आपकी चित्रकला चल रही थी, ठीक है, तो वो भक्ति भावना और भक्ति आंदोलन पहले खत्म ही हुआ था, ठीक है, भक्ति आंदोलन चल रहा था मुगल के टाइम पे, तो वो भक्ति भाव की चित्रकारिता चल रही थी। और यहाँ मुगल शासन काल में कौन सी चित्रकला है, तो यहाँ पे शासक, जो शासक होता था, जैसे औरंगजेब है या फिर आपके अकबर है, तो शासक का महिमामंडल होता था। और सारी की सारी जो चित्रकलाएं होती थी वो दरबारी टाइप की चित्रकला होती थी, ठीक है, दरबारी टाइप की चित्रकला होती थी। उसके बाद यहाँ जो मुगल चित्रकारी है, तो वो एक किसके रूप में चित्रकारिता हुई, तो वो लघु चित्र मिले यहाँ पे, ठीक। वो मुगल काल में लघु चित्र, आपको लघु चित्र के रूप में चित्रकारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कलर वगैरह और जो चीजें यूज की हुई गई है वो क्या है, तो वो ज्यादा भड़कीले कलर, ज्यादा चमकीले कलर, ये तो चमकीले रंगों का ज्यादा यहाँ महत्व था, ठीक। तो आपकी एक दो चीजें याद रखने की जरूरत है मुगल चित्रकला में। एक तो फारस का प्रभाव, एक शासक का महिमा मंडल होता था, यहाँ पे दरबारी वगैरह के चित्र ज्यादा मिले हैं। उसके बाद लघु चित्रकला हो, भाई मुगल चित्रकला जो है वो लघु चित्रकला थी। उसके बाद चमकीले रंग वगैरह का प्रयोग हुआ, ठीक। उसके बाद एक एक शासक को देखेंगे मुगल चित्रकला से, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे अकबर है, ठीक, देखो बाबर और हुमायूं इससे पहले था, हुमायूं, पर कुछ खास प्रभाव नहीं है इनका, ठीक है, चित्रकला में। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकबर की चित्रकला से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अकबर तक आते आते यहाँ पे एक अलग से अकबर ने एक विभाग बना दिया था चित्रकला के लिए, और उस विभाग का नाम रखा था तस्वीर खाना, उस विभाग का नाम रखा था तस्वीर खाना, ठीक है। और सुलेखन के लिए इन्होंने कई सारे भारतीय चित्रकारों, भारतीय कलाकारों को भी अपॉइंट किया, सैलरी पे अपॉइंट किया था अकबर ने, ठीक है, भारतीय चित्रकारों को, कि हमारे यहाँ आप चित्रकारिता करो। तो अकबर के समय अगर भारतीय चित्रकार जो है वो अकबर के समय, अकबर के भैया दरबार में जाएंगे और चित्रकला कुछ न कुछ कलाकारी बताएंगे, तो वो कैसे बताएंगे, तो वो आपको मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि कहाँ चित्रकारी कर रहे हैं, तो वो अकबर के दरबार में चित्रकारी कर रहे हैं। अब है कौन, तो वो एक भारतीय है, तो दोनों का मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे, दोनों का मिक्सचर मिलने वाला है यहाँ पे आपको, ठीक। उसके बाद जितनी भी चित्रकारिता है वो त्रिआयामी चित्रकारी है, ठीक। तो दरबारी जीवन की चित्रकारिता यहाँ मिलेगी आपको, ठीक। और सबसे एक फेमस यहाँ पे एक आपका जो पुस्तक है चित्रकारिता के रूप में, तो वो है आपका तूतीनामा, ठीक है, वो है आपका तूतीनामा। उसके बाद अकबर में आपको कुछ न कुछ, देखो यहाँ पे जो मुगल शासक थे उसमें अकबर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सहिष्णु टाइप का शासक था, और सहिष्णु टाइप का शासक हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें सबसे मेन चीज है कि वहां पे आपको भारतीयता दिखेगी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि जो उसने शादी भी जोधा अकबर से की थी, ठीक है, तो जोधा से शादी की थी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको भारतीयता दिखेगी दिखेगी, जोधा नहीं जोधा, ये जोधा, ठीक। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। और इसका जो लेखक था ना, वो लेखक था यहाँ पे, तो वो मीर सईद अली, ये तूतीनामा का जो लेखक है वो मीर सईद अली है, ठीक। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये एक तूतीनामा याद रख लोगे आप तो काम चल जाएगा आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब अकबर, अकबर में दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है, वो क्या है, तो एक अच्छा सुलेखन करवाया इसने, भारतीय कलाकारों को अपॉइंट किया, भारतीय कलाकारों को वहां पे सैलरी पे रखा, और उसके बाद उनसे चित्रकला करवाई। तो उस चित्रकला से क्या हुआ, तो थोड़ा थोड़ा भारतीयता का मिक्स हुआ उसमें, तो फारसी तत्व भी थे और भारतीय तत्व भी आए, त्रिआयामी आयामी आकृतियां बनी यहाँ पे, दरबारी जीवन की चित्रकारिता ज्यादा हुई है यहाँ पे। तो दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, जो मुगल काल की चित्रकला है उसमें एक फारस का प्रभाव और एक दरबारिता, और उसके बाद भारतीय तत्व क्यों आया, तो वो आया है यहाँ पे अकबर के जो भारतीय जो कलाकार थे उनको अपॉइंट करने से। और यहाँ की फेमस एक चित्रकारी की एक किताब है, तो वो है तूतीनामा, ठीक।
इतना आपको समझ आया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम अगले शासक पे, जो मुगल शासक ही जहांगीर। तो जहांगीर में चित्रकला यहाँ पे क्या थी, तो यहाँ चित्रकला आपकी चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, चित्रकला की पराकाष्ठा जो हुई मुगल काल में, तो वो हुई है जहांगीर के काल में। ठीक, अब यहाँ पे जो जहांगीर था वो प्रकृतिवादी था एक तो। ठीक, दो शासक थे और दोनों शासकों में आप कंपेयर कर सकते हो कि ये प्रकृतिवादी था, तो अगला जो है वो आपका आडंबरकारी टाइप था। तो ये देखो, ये यहाँ पे शाहजहां था ना, ये प्रकृतिवादी की जगह ये कृत्रिम तत्व इसने ज्यादा यूज किए। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रकृतिवादी मिलेगा आपको, तो पशु पक्षी फूल पत्ती के चित्र ज्यादा मिलेंगे। जहांगीर के काल में पशु पक्षी के चित्र ज्यादा मिलेंगे, फूल पत्ती के ज्यादा चित्र मिलेंगे, क्योंकि प्रकृतिवादी है वो। ठीक है, यहाँ जो अब यहाँ पांडुलिपियां जो है वो यहाँ खत्म होती दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पांडुलिपियां खत्म होती दिख रही थी और यहां से चेंजेस हुआ एल्बम के ऊपर। एल्बम चित्रों में बॉर्डर वगैरह सभी चीजें जहांगीर काल में मिलती है आपको, बॉर्डर वगैरह मिलेगी आपको जहांगीर काल में। ठीक है, कहीं कहीं तो चित्र ऐसे बने हैं कि ये चित्र है आपका मान के चलो, और इतनी बॉर्डर हो गई, इतना ही चित्र है, आधा चित्र आधी बॉर्डर, बॉर्डर भी अच्छी सजावट वाली, वो जहांगीर के काल में मिलती है आपको। ठीक, और जहांगीर खुद जो है वो खुद भी एक चित्रकार था, तो उसके निजी चित्र भी है बहुत सारे। ठीक, उसके निजी चित्र भी बहुत सारे मिले, जैसे जेबरा है, शुतुरमुर्ग है, मुर्गा है, इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे उसने खुद ने भी चित्र बनाए हैं। सबसे जो फेमस पुस्तक है वो है आयर ई दानिश, याद नहीं रहेगी आपको तो कोई समस्या नहीं, पर ये एक कलाकार है प्रसिद्ध, इसको याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। उस्ताद मसूर, उस्ताद मंसूर को याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप फील ले लो टॉपिक पे, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो जहांगीर काल में जहांगीर जो था वो एक प्रकृतिवादी था, वो खुद भी एक चित्रकार था, तो उसने ये चीजें यहाँ पे की है और यहाँ पे चित्रकारिता बिल्कुल चरम पर पहुंच गई थी। ठीक, अब हम आगे आते हैं शाहजहां पे, तो प्रकृतिवादी की बजाय ये क्या, इसने कृत्रिम तत्व ज्यादा शामिल किए, और यहाँ पे अब धीरे धीरे यूरोप वाले आने लग गए, यहाँ पे पुर्तगाली आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेज जो ब्रिटिश लोग आ गए हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे किसका प्रभाव दिखता है, तो यहाँ पे यूरोपीय प्रभाव दिखता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब कोयले से और इनसे जो यूज करना बंद हो गया और काई से यूज करने लग गई है, पेंसिल का उपयोग करने लगी, और यहाँ चमकीले कलर। ठीक, तो दो तीन चीजें हैं, दो तीन कीवर्ड हैं इसके अंदर जो याद रखने की जरूरत है। ठीक है, एक आपको अकबर के अंदर याद रखना है, तो अकबर के अंदर आप क्या याद रख सकते हो, तो अकबर के अंदर वो चित्रखाना खोला था उसने। ठीक है, अकबर के अंदर वहां क्या खोला था, तो तस्वीर खाना, वहां सुलेखन के लिए उसने भैया अपॉइंट किए। तो ये चीजें, तो ये शॉर्ट नोट के अंदर ये चीजें दो चार बार पढ़ोगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, दो चार बार पढ़ने की जरूरत है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, कौन कृत्रिम तत्व किसने यूज किए, कौन प्रकृतिवादी था कौन नहीं था, वो सब चीजें आप याद रख लोगे आराम से। और औरंगजेब के काल में तो बिल्कुल बुरी तरीके से भैया मुगल काल जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से नीचे आया था औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब तो इतना क्रूर व्यक्ति था, तो नीचे आएगा ही सही वो तो। ठीक है, तो यहाँ कोई कलाकारी वगैरह ये चीजें हुई नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अब औरंगजेब के समय क्या हुआ, तो औरंगजेब के समय जो कलाकार थे ना, वो कलाकार आपके प्रांतीय दरबारों के अंदर जाने लगे, जैसे राजपूताना, जो बहुत सारे जो प्रांतीय दरबार थे, तो वहां मुगल दरबार के कलाकार आ गए, वहां आके बस गए। कुछ कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों में जाके बस गए, जैसे आप जम्मू से लेके अल्मोड़ा तक ले लो, तो वहां पहाड़ी चित्रकला विकसित हुई। ठीक, तो इनमें मिक्सचर हो जाएगा, अब क्या मिक्सचर हो जाएगा कि आपको राजपूत जो चित्रकला है उसमें आपको तत्व मिलने लगेंगे मुगल चित्रकला की। क्यों, क्योंकि यही यहाँ औरंगजेब के समय यही कलाकार प्रांतीय दरबारों में पलायन करने लगे थे। ठीक, तो ये चीजें आपकी यहाँ अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब एक क्वेश्चन आप हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन में आप
मुगल चित्रकला, ठीक है, भारतीय, एक तो भारतीय है, ठीक, एक फारसी और एक इस्लामी शैलियों का, तो तीन है। एक कौन सी है? भारतीय, एक फारसी और एक इस्लामी। इस्लामी और फारसी को अगर दोनों को एक ले लो तो भारतीय और ये दोनों, ठीक है, इन दोनों का एक विशेष संयोजन को प्रतिबिंबित करती है। कौन? मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला इन तीनों शैलियों के संयोजन का प्रतिबिंबित, इन तीनों शैलियों को प्रतिबिंबित करती है। आपको क्या करना है? परीक्षण करना है कि वो करती है कि नहीं करती है। क्या करना है? उसकी परीक्षा लेना है, आप परीक्षण करना है कि वो करती कि नहीं करती है। ठीक, तो ये आप देखो क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ इंट्रो देखो आप, देखो मुगल चित्रकला एक लघु चित्रकला है जो फारस की देन है एवं अकबर के आते आते इसमें भारतीय गुण भी समाविष्ट होने लगे। सुपर यहाँ पे इंट्रो दिया मैंने, ठीक है, और अच्छा इंट्रो आप लिख सकते हो वहां पे, क्योंकि देखो मेरा दिमाग, आपका दिमाग क्या बोलता है, आपका लॉजिक क्या काम करता है, मेरा लॉजिक क्या काम करता है, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस का खेल होता है। और ये तो यूट्यूब पे बना रहा हूं, तो यूट्यूब पे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार भी देख रहे होंगे इसको, ठीक है, जो कमियां निकालने बैठे होंगे। ठीक, तो आप खुद कमियां निकाल के मेरे इस लेक्चर में कमेंट करें कि क्या कमी रह गई है, मैं शायद तक वो कमी सुधार सकूं अच्छे से। ठीक है, अब देखो उसके बाद भारतीय, फारस और इस्लामी शैलियों का संयोजन हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा सा इंट्रो दे दिया आपने ऊपर वाला। उसके बाद अब यहाँ पे आप भारतीय, फारस और इस्लामी शैलियों का संयोजन जो है, वो संयोजन को यहाँ आप कोड करने की कोशिश करोगे, कोड करोगे उनको। अब यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं हम, तो पहला पॉइंट क्या है? तो ये बाबर ने बेहजाद, एक आपका बेहजाद करके एक कलाकार था, एक चित्रकार था, को संरक्षण दिया। ठीक है, अब वो संरक्षण दिया और उसने फारसी, देखो फारसी में, और उसके बाद क्या, तो उसके बाद फारसी में और इस्लामी शैली में मुगल वट वृक्ष, जो मुगल वंश का वृक्ष है, उसका चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये अगर याद रख सकते हो तो बिल्कुल याद रखो, बेहजाद। ठीक है, बेहजाद दो चार बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। बाबर के समय एक चित्रकार था बेहजाद, और उसको संरक्षण दिया था बाबर ने, और क्या किया फिर, तो उसने एक वंश का वृक्ष बनाया, उसकी चित्रकारिता की। ठीक, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब उसके बाद हुमायूं, तो हुमायूं के अब्दुस समद और मीर सईद अली, ये दो चित्रकार थे। एक चित्रकार ने तूतीनामा लिखा है, ठीक है, तूतीनामा की चित्रकारी जो की है वो मीर सईद अली ने की है। ठीक, क्योंकि हुमायूं था ना, हुमायूं भैया खुद डिस्टर्ब था, किससे? शेर शाह सूरी से। ठीक, तो वो सही से शासन चला ही नहीं पाया, भाग गया था यहां से। ठीक, और वो फारस में रहा और वहां से वो फारसी तत्व लेके आया, और दोनों कलाकार फारसी प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। और सबसे भैया इनकी कलाकृति कौन सी है? एक तूतीनामा है, उदाहरण देना भी जरूरी है आपको। ठीक है, आप बिल्कुल उदाहरण से ही सारी चीज को बताओगे तो ही आपका जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छे से कोड हो पाएगा। ठीक है, वो पॉइंट अच्छे से कब कोड हो पाएगा किसी आंसर में? अगर कोई पॉइंट देना चाहते हो तो वो आपको विथ एग्जाम्पल लेना है उसका। अब उसके बाद अकबर के तस्वीर खाने में भारतीय कलाकारों का प्रवेश से भारतीय प्रभाव आरंभ हुआ। ये तीन चीजें बता दी मैंने, एक इस्लामिक है, एक फारसी है, और एक आपकी इंडियन जो कल्चर दिख रहा है आपको, इंडियन कल्चर, तो वो आपको यहाँ पे भारतीय कलाकारों को शामिल करने से दिख रहा है। उसी प्रकार प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया अच्छे से। ठीक, अकबर के शासन काल में भारतीय कलाकारों ने कई त्रिआयामी आकृतियां बनाई, कई सारी त्रिआयामी आकृतियां बनी यहाँ पे। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब देखो इसमें
जिसमें राजपूत शैली का भी प्रभाव झलकता है। ठीक, क्योंकि वहां राजपूत कलाकार भी थे कई सारे। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, तो जहांगीर का प्रकृतिवादी होना भारतीयता की झलक को दिखलाता है। ठीक है, कि भैया जहांगीर जो प्रकृतिवादी है ना, तो वो आपको इंडियन कल्चर के लिए यहाँ पे भैया इंडियन कल्चर है वो प्रकृतिवादी होना, और वह उसके चित्रों के चारों ओर अलंकृत बॉर्डर इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखलाता है। तो ये दोनों शैलियों का प्रभाव है इसमें, जहांगीर में। इंडियन तो प्रकृतिवादी है, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भारतीयता की झलक दिखेगी। और अलंकरण बॉर्डर, जो बॉर्डर आसपास बॉर्डर बनाई गई थी, तो उस बॉर्डर में बहुत ज्यादा भाई चित्रकारिता, उस बॉर्डर के अंदर भी चित्रकारिता थी, बॉर्डर बनाने में भी। तो वो अलंकरण जो किया गया था वो क्या था, वो इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखता है उसमें। ठीक है, तो इस्लामिक शैली का प्रभाव दिखता है। अब शाहजहां के शासन काल में यूरोपीय प्रभाव से मुगल शैली में बहुत तकनीकी परिवर्तन हुए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगा आंसर को, ये मैंने कंक्लूड कर दिया अब आंसर को। ठीक, कि मुगल चित्रकला इस्लामिक शासक लेकर आए, बिल्कुल राइट। मुगल चित्रकला इस्लामिक शासक लेकर आए, तो उसमें मुगल व इस्लामिक प्रभाव व उसके पनपने का स्थान, कलाकारों का स्थान भारत था, इसलिए इसमें भारतीयता झलकती है। अब वो क्यों इस्लामिक प्रभाव है और क्यों इसमें भारतीय प्रभाव है, वो चीज मैंने यहाँ कंक्लूड कर दी है अच्छे से। ठीक, तो आपको ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हम नेक्स्ट पे। देखो, एक हमने क्या देखा यहाँ पे, वो चीज आप समझो। तो हमने टॉपिक समझा है, देखो पाल शैली से लगा के, पाल शैली, अप अपभ्रंश, अपभ्रंश शैली। ठीक, और उसके बाद हमने मुगल शैली को समझा है, और मुगल शैली पे एक क्वेश्चन भी देख लिया हमने। ठीक है, मुगल शैली पे एक क्वेश्चन भी देख लिया कि मुगल शैली में कैसे इस्लामिकता झलकती है, कैसे भारतीयता झलकती है, और कैसे फारसी प्रभाव है इस मुगल शैली के अंदर। मुगल चित्रकला की शैली के अंदर ये सभी प्रभाव हम देख चुके हैं। ठीक, तो हमने लघु चित्रकला में ये सारी चीज देख ली है, लघु चित्रकला में ये सारी चीज देख ली है। अब लघु चित्रकला पे अगर क्वेश्चन आए कोई सा, तो आप लघु चित्रकला पे आराम से क्वेश्चन करके ले जाओगे। ठीक, क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है वो सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आंसर को कोड कैसे करें वो सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नहीं तो यहाँ नॉलेज जो है बहुत लोगों को है, पर सबसे मेन चीज क्या है, आंसर लिख ही नहीं पाते हम। अब चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियां, तो दो शैलियां हैं, तो एक राजस्थानी, ठीक है, और राजस्थानी को आप राजपूत शैली भी कह सकते हो। तो एक राजस्थानी शैली, एक राजस्थानी शैली है जिसको हम राजपूत शैली भी कहते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी, और राजस्थानी शैली के अंदर कई सारी आपकी क्षेत्रीय शैलियां भी हैं, जैसे बूंदी शैली है आपकी। ठीक है, तो वो क्षेत्रीय शैलियां भी हैं, जैसे किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, ये क्षेत्रीय शैलियां भी हम राजस्थानी शैली के अंदर यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद है पहाड़ी शैली, तो इन दोनों को पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे आ जाओ आप राजस्थानी शैली में। तो राजस्थानी शैली में ये साहिबदीन, ठीक है, हमारे मेवाड़ के अंदर जो राजस्थानी शैली है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा शाहिबदीन। कौन मिलेगा, शाहिबदीन कौन था, ये शाहिबदीन एक कलाकार था, जिस पर ये मेवाड़ जो कलाकृतियां हैं, वो सभी जो कलाकृतियां हैं वो इस पर केंद्रित हैं। ठीक, ये चीजें। उसके बाद यहाँ पे इसने कलाकृतियां की, तो फेमस कलाकृतियां कौन कौन सी है, तो एक तमाशा चित्रकला करके एक कलाकृति अच्छी फेमस है इस चित्रकला के रूप में। ठीक, तो ये मेवाड़ में आपको कुछ फैक्ट दे दिए मैंने, और इतने ही फैक्ट याद रखने की जरूरत है, कोई ज्यादा याद रखने की, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ याद रख ही नहीं पाओगे आप। उसके बाद आमेर और जयपुर में आ जाओ, तो 18वीं सदी
सवाई प्रताप सिंह के काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पे गई थी। कौन कौन सी शैली? आमेर जयपुर शैली, जो चित्रकला की शैली थी आमेर जयपुर शैली, वो गई थी। और यहाँ पे आपको क्या क्या विषय से संबंधित चित्र मिलेंगे? तो पुराण से, रामायण से, रागमाला से, इनसे संबंधित चित्र मिलेंगे यहाँ पे सब, राम के, कृष्ण के, इनसे। तो यहाँ धार्मिक भावनाएं ज्यादा दिखती है आपको। ठीक, एक मारवाड़ है, तो मारवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? एक जोधपुर आता है, एक बीकानेर आता है, एक जैसलमेर आता है। ये 3 क्षेत्र आते हैं, और तीनों क्षेत्र के अंदर जो चित्रकारी की गई वो मारवाड़ शैली से की गई। और मारवाड़ शैली के अंदर भी और शैलियां आती है, तो एक किशनगढ़ हो गई, एक बूंदी हो गई। ठीक है, एक है आपकी किशनगढ़ और एक है आपकी बूंदी। ठीक है, यहाँ पे चित्रकारिता जो की गई उसमें रंगीन कपड़े बताए गए हैं। ठीक, ये वाले देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। ठीक, और उसके बाद जोधपुर में मान सिंह जो है, उन्होंने चित्रकारिता को अच्छे से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। तो उन्होंने शिव पुराण, नट चरित्र, दुर्गा चरित्र, और जो पंचतंत्र की कहानियों के अंदर जो चित्र मिलते हैं ना कई सारे, ठीक, वो उन चित्र कलाओं की जो श्रृंखलाएं हैं उनकी शुरुआत यहां से हुई थी। ठीक है, जोधपुर के राजा मानसिंह थे उस समय से। ठीक, तो आपको राजस्थान शैली में 3 शैलियां मिलेगी। कौन कौन सी? मेवाड़, आमेर जयपुर, मारवाड़। और मारवाड़ के अंदर 2 यहाँ पे और शैलियां है, किशनगढ़ वाली है, बूंदी शैली है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि चित्रकला की मुगल शैली और राजपूत शैलियों में बुनियादी अंतर बताइए। देखो, कुछ चीजें जो है मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ चीजें मैंने आंसर कोड कर दिया है, तो वहां से आप कंटेंट निकाल लो ताकि आपको चीजें और आपको शॉर्ट नोट बनाने में और ज्यादा सहूलियत महसूस हो जाए। ताकि क्या है कि आंसर से निकालोगे आप तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो, मध्य काल में, ये मैंने यहाँ कोड कर रखा है कि मध्य काल में मुगल शैली के साथ साथ प्रांतीय शैलियों का विकास हुआ। मुगल शैली के साथ साथ प्रांतीय शैली का विकास हुआ, और जिसमें राजपूत शैली प्रमुख है। प्रमुख शैली कौन सी है? राजपूत शैली। इसमें मिश्रण के साथ साथ इसमें बहुत सी भिन्नताओं को भी देखा गया है। ठीक है, तो राजपूत शैली में मुगल शैली का मिश्रण हुआ, तो इसमें साथ साथ आपको भिन्नताएं भी बहुत सारी है कि यहाँ पे जो राजपूत शैली है उसमें बहुत सारी चीजें, और मुगल शैली है उसमें बहुत सारी चीजें की भिन्नताएं भी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक, सुपर। तो अब यहाँ अंतर बता देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे अंतर थे, तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो देखा गया है, तो वो यहाँ पे एक भक्ति भाव के चित्र, कृष्ण भक्ति है यहाँ पे राम भक्ति है, तो रामायण में जो चित्र बने हैं तो वो भक्ति और धार्मिक बने हैं। ठीक है, भक्ति और धार्मिक बने। और यहाँ जो चित्र मिले हैं तो वो दरबारी कला थी, तो वो दरबार के चित्र बनाएंगे, तो शासक का महिमा मंडल करेंगे, वो महिमा मंडन है, तो यहाँ शासक का महिमा मंडन होगा। उसके बाद यहाँ शिकार के चित्र बनेंगे, यहाँ युद्ध के चित्र बनेंगे। ठीक, तो ये आपको खास अंतर दिख रहा होगा। उसके बाद प्रतीक के रूप में तो कमल, मयूर और हंस, ये हमारे पवित्र प्रतीक के रूप में यहाँ लिए गए हैं। क्योंकि मयूर जो है वो किसका, आप अगर मयूर जो है वो किसकी सवारी है, तो वो सवारी है हमारे जो गणेश जी के बड़े भैया है कार्तिकेय, उनकी सवारी है। कमल जो है उसका किसका सिंहासन आप कमल को मानोगे, तो वो ब्रह्मा जी का सिंहासन है। तो ये बहुत पवित्र चीजें हैं और इनको उपयोग किया गया है यहाँ की चित्रकला के अंदर। किसकी चित्रकला के अंदर? तो ये आपको राजपूत चित्रकला जो है या राजस्थानी चित्रकला है, इसमें ये चीजें उपयोग की गई है। और यहाँ पे आप पशु ले सकते हो, ज़ेबरा है, ऊंट है, कुछ भी है यहाँ पे, कुछ भी वृक्ष ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ इसका कोई मान नहीं है, पर यहाँ पे बिल्कुल हम पवित्र चीजें यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये 18वीं से 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य है, और ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे और भी कई सारे क्वेश्चन। देखो, हमने यहाँ पे मुगल चित्रकला तो फारसी, इस्लामी
और भारतीय शैली, तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने बिल्कुल अच्छे से, ये क्वेश्चन हमने देखा। ठीक, चित्रकला की मुगल शैली और राजपूत शैली में बुनियादी अंतर, तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने। तो आप, और राजस्थानी शैली तो मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया जस्ट, तो उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो आप 150 शब्द में इसका आंसर फ्रेम करो, तो आपको समझ आएगा कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो इसको 150 शब्दों में फ्रेम करो आप। उसके बाद भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली एक विशेष स्थान रखती है, और मुगल शैली की चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। तो मैंने जहांगीर को पढ़ाया, आपने अकबर को पढ़ाया, जो अभी पढ़ा है ना, तो अकबर पढ़ा है, जहांगीर पढ़ा है। तो मुगल काल की सारी विशेषताएं और सारे चरण को आप कोड कर सकते हो, और अच्छे से आंसर या 150 शब्दों में ये लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, और 2 क्वेश्चन में ये मैंने कंटेंट दे दिया आपको, तो उससे आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है ये, अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या है, तो यहाँ राजपूत चित्रकला भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है। कुल मिला के क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कुल मिला के राजपूत जो चित्रकला है वो एक लघु चित्रकला है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि राजपूत जो चित्रकला है वो एक लघु चित्रकला है, और जिसमें मुगल चित्रकारिता का प्रभाव है, जिसमें मुगल चित्रकारिता का प्रभाव है। ये 2-3 कीवर्ड आपको पहचानने हैं। यहाँ पे एक पहचानना है कि राजपूत चित्रकला, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज मैं हटा दूं, उसके बाद ये देखो यहाँ पे राजपूत चित्रकला, यहाँ पे क्या है, राजपूत चित्रकला, एक कीवर्ड ये हो गया। एक कीवर्ड हो गया आपका लघु चित्रकारी। ठीक है, राजपूत चित्रकला है तो वो लघु चित्रकारी के रूप में ही राजपूत चित्रकला है, और एक है आपका मुगल चित्रकला। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। तो राजपूत चित्रकला जो है वो भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि लघु चित्रकला के तो बहुत सारे अध्याय हैं। कौन कौन से अध्याय देखे गए, तो वो अध्याय देखे गए आपने, तो एक पाल शैली थी, एक अभ्रंश शैली थी। इसी प्रकार से लघु चित्रकारिता में, जो भारतीय लघु चित्रकारिता है, उसमें एक अध्याय आपका राजपूत चित्रकारिता का भी है। तो राजपूत चित्रकारिता का भी है, तो वो उसमें क्या, तो उसमें आप राजपूत चित्रकारिता में कुछ कुछ अंश जो है वो मुगल चित्रकारिता का भी दिखता है। तो वो कैसे दिखता है, वो कैसे प्रभाव है, तो वो क्या बताना है। तो इसके विभिन्न रूपों, उनके प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करना है कि वहां पे कैसे आपको मुगल चित्रकारिता का प्रभाव दिखता है राजपूत चित्रकारिता में, वो चीज आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अगर इंट्रो दे दूं, तो कौन सा इंट्रो है, तो राजपूत शैली चित्रकारिता की राजस्थानी शैली है, बिल्कुल राइट। ठीक, एक पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया कि राजपूत शैली जो है चित्रकारिता की राजस्थानी शैली है। यह शैली राजपूत दरबारों में पनपी, इसलिए राजपूत शैली कहलाई, और वह मुगल दरबारों से चित्रकारों के राजपूत दरबारों में पलायन से इसमें मुगल चित्रकारिता का प्रभाव दिखता है। ये सब मैंने इंट्रो में ही बता दिया। ठीक है, यहां इसकी झलक दे दी मैंने। अब एग्जामिनर इंट्रो पढ़ के ही यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रो के अंदर ही दे दिया कि क्यों आपको राजपूत शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, उसका कारण क्या है, वो चीजें। उसके बाद हम और जाएं आगे, तो और आगे जाएंगे तो राजपूत चित्रकला में मुगल प्रभाव कैसे आया। ठीक है, तो इस पे आपको 2-4 पॉइंट देने हैं, जैसे मैंने दिए अभी। ठीक, उसके बाद अंतर बताना है, तो फिर थोड़ा सा आपको अंतर बताना है, तो अंतर के लिए भी ऊपर मैंने क्वेश्चन के अंदर कोड कर दिए हैं सारे, जैसे भक्ति भाव है, धार्मिक भाव है, शासन शासक का महिमा मंडन है, जो दरबारी जो चित्रकलाएं थी तो वो चित्रकलाएं यहाँ दिखती है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह आपको हंस कमल मिलेगी, यहाँ ऊंट और वृक्ष मिलेंगे। ठीक, उसी प्रकार से आप 2-4 पॉइंट और दे सकते हो इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 पॉइंट और देने हैं। ठीक, उसके बाद राजपूत की स्थानीय चित्रकला, तो स्थानीय चित्रकला है किशनगढ़ की थी। ठीक, तो चित्रकला सावन सिंह और बनी ठनी की रोमांटिक किंवदंतियों पर आधारित है।
जो रोमांस प्लस भक्ति है, तो इसमें कुछ भारतीयता भी दिखती है। तो हम आलोचना कर रहे हैं कि भैया पूरी की पूरी तरीके से मुगल कला नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ भारतीयता भी है। तो कुछ क्षेत्रीय जो आपकी राजपूत कला की कुछ कुछ क्षेत्रीय कलाकृतियां हैं, उन कलाकृतियों में भारतीयता भी है। तो यहाँ पे आपको रोमांस मिलेगा, तो रोमांस फारसी मिलेगा, और भक्तिभाव आपको भारतीय मिलेगा। तो कृष्ण और राधा के रूप में ये बनी ठनी जो है उनके रोमांटिक चित्रकारिता की गई है। तो बनी ठनी जो है वो राधा का चरित्र बताया है उसमें, ठीक है, उससे उसके चरित्र से मेल खाता है, बिल्कुल राइट। ठीक, तो ये चीजें आपने यहाँ बता दी। उसके बाद हम आगे चले तो बूंदी शैली। तो कृष्ण भक्ति से चित्रकला और चित्रकला से कृष्ण भक्ति। ऐसा लग रहा है कि वो चित्रकला करते जा रहे हैं और कृष्ण भक्ति में रमते जा रहे हैं, और किसी को ऐसा लगता है कि वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो चित्रकला बनती जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के पर्याय यहाँ पे हो सकते हैं, और मैंने अच्छे से आंसर को आपके कंक्लूड कर दिया है। अतः कहा जा सकता है कि राजपूत शैली में मुगल प्रभाव झलकता है, परंतु इसकी कई उपशैलियों को देखने पर हमने देखा बूंदी शैली है ये वाली, और हमने देखा किशनगढ़ की शैली जिसमें भक्ति भाव, धार्मिकता, स्थानीयता की झलक ज्यादा दिखती, ठीक है। वहां कहीं कहीं भाई राजपूत दरबार में मुगल चित्रकार ने पलायन करके वहां आए होंगे, तो उन्होंने वहां पे मुगल प्रभाव दिखाया होगा, नहीं तो वो वहां पे क्या दिख रहा है, वहां पे आपको स्थानीयता दिख रही है। उसके बाद पहाड़ी चित्रकला यहाँ पे, तो ये पहाड़ी चित्रकला आपको कहाँ मिलेगी, तो जम्मू से अल्मोड़ा तक पूरी की पूरी पहाड़ी चित्रकला है। 22 रियासतें थी जम्मू से अल्मोड़ा के बीच में, 22 दरबारी रियासतें, जहां पे ये चित्रकारिता के जो प्रमाण झलकते हैं, ठीक है। और विषय वस्तु क्या थी इनकी, तो पौराणिक कथाएं, साहित्यिक चीजें, इनकी विषय वस्तु वहां पे थी। उसके बाद नई नई तकनीकें यूज की, नई नई टेक्नोलॉजी यूज की इन्होंने, ठीक है। और सबसे एक चीज याद रखो सको तो रखो, आपको संसार चंद का नाम, जो पहाड़ी चित्रकला में बहुत फेमस चित्रकार था। और दो शैलियां यहाँ से पनपी है, एक बशोली शैली है और एक कांगड़ा शैली है, ठीक। अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो पढ़ना है इनको, नहीं तो ये इंडिविजुअली पढ़ने की आपको इतनी जरूरत नहीं है, केवल इनके यहाँ नाम याद रखने की जरूरत है। एक बशोली शैली थी और एक कांगड़ा शैली थी, ठीक है, चित्रकारिता में। उसके बाद आगे आ जाए हम, तो आगे देखते हैं हम यहाँ तंजौर चित्रकला को, ठीक। इनकी विशेषताएं देखते हैं कि कांच और स्वर्ण पत्र के लिए प्रसिद्ध तंजौर चित्रकला को यहाँ पे आपको बताना है। तो तंजौर चित्रकला एक दक्षिण भारतीय चित्रकला की एक शैली है, जो एक विशेष प्रकार की अलंकारिता और चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये अच्छे से इंट्रो दे दिया है, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तंजौर चित्रकला को तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पढ़ा दूंगा मैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी आंसर पे। तो इस आंसर पे मैंने एक मैप दे दिया है यहाँ पे, ये वाला, और तंजौर को बता दिया, तंजावुर को बता दिया, और यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिए। संरक्षण किसका था, तो मराठा का। अब कब ये चित्रकला जो है वो उभरी, तो वो कब उभरी, तो तंजावुर के जो नायक थे उनकी हार और विजयनगर के पतन के बाद ये जो है वो तंजावुर की या तंजौर की चित्रकला जो है उनका उसका उभार हुआ, इसके बाद में उसका उभार हुआ। कांच पे, लकड़ी के तख्ते पर ये चित्रकारी करते थे, और स्वर्ण पत्रों का प्रयोग होता था यहाँ पे, ठीक है। इसका जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें कृष्ण की कई सारी मुद्राएं, जैसे मुस्कुराते हुए कृष्ण को बताया गया है वो उसमें, ठीक है। तो ये चीजें, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मैसूर चित्रकला, ठीक है। तो हम अब ये जो तंजौर चित्रकला थी ना और मैसूर चित्रकला, इनके जो कलाकार है वो एक ही जगह से निकले हुए हैं, तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे आप मैसूर चित्रकला देखिए तो हिंदू देवी देवताओं पर आधारित वो मैसूर राज्य के शासकों द्वारा संरक्षित की गई चित्रकला है, बिल्कुल। यहाँ इस पॉइंट को आप इंट्रो भी बना सकते हो, ठीक है। ये ही पॉइंट इसी टाइप से आप नोट्स बनाओ, ताकि आपका इंट्रो, आपका कंक्लूजन
उस नोट्स में झलके, उस नोट्स में वो पॉइंट झलके, उस नोट्स में वो फ्लो डायग्राम झलके, उस नोट्स में वो वो मैपिंग आपकी झलके, ताकि आप जो है वहां पे एज इट इज, क्योंकि जो करोगे वही तो लिखोगे, तो आप नोट्स ही ऐसे बनाओ तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको मेंस की एग्जाम में उस आंसर में कोड कर सको। ठीक है, तो आपको ये यहां पे दिख रहा होगा, तो इंट्रो टाइप का एक मैंने यहाँ पे मैसूर चित्रकला पे आपको इंट्रो टाइप का मैंने 2 लाइन लिख दी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 2 या 2 से अधिक आकृति के चित्र देखने को मिलेंगे। तो एक आकृति उसमें प्रधान होगी, और अगर 2-3 आकृतियां और होगी तो वह अन्य के रूप में हो जाएगी। तो प्रधान व अन्य का यहाँ पे समावेश दिखता है। और गेस्टो पेंट कैसे बनता था, सॉरी गेस्टो नहीं, गेसो पेंट, गेसो, मैं फिर भी गलत उच्चारण कर रहा हूं, गेसो पेस्ट। ठीक है, गेसो पेस्ट एक भैया मिक्सचर है किसका, तो वो सफेद सीसा पाउडर, गंबोस और गोंद का मिक्सचर आता है। ठीक है, तो गोंद इनका मिक्सचर करके गेसो पेस्ट बनता है, उनकी आकृतियां मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके पेस्ट की आकृतियां मिलती है। उसके बाद आप चलो तो ये यहाँ पे एक आपको दोनों चीज दे दी मैंने, दोनों चीज कैसे दे दी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मैंने आपको तंजोर चित्रकला पढ़ाया। तंजोर चित्रकला में जो भी चीजें थी, जैसे तंजोर चित्रकला में दक्षिण भारतीय चित्रकला की शैली है। ठीक है, ये शैली, उसके बाद जो एक विशिष्ट प्रकार की अलंकारिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये वाली, तो ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक, उसके बाद मैंने इस पर सारी चीजें बता दी, किसके संरक्षण में ये काम कर रही थी, तो मराठा के संरक्षण में, यहाँ पे थी मराठा के संरक्षण कि किस टाइम पे उभरी है, तो तंजावुर नायक की हार, मराठा ने इनको हराया, उसके बाद विजयनगर का पतन हुआ, उसके बाद ये शैली यहाँ पे पनपी है। विजयनगर के पतन के बाद ये शैली यहाँ पे, वो कांच और लकड़ी के तख्ते पर ये सारे चित्र बनाते थे, स्वर्ण पत्रों पे, तो भौगोलिक जीआई टैग मिला हुआ है इसको। तो ये सारी चीजें, तो ये तंजावुर या तंजोर के आपको फैक्ट मिले हैं, ये आपको मैसूर के फैक्ट मिले हैं। ठीक, तो आपको यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि यहां पे तंजोर और मैसूर की चित्रकला में या तो समानता बताइए, या उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या चित्रकला में अंतर बताइए। ठीक, इस टाइप का कुछ भी आंसर है, तो उस आंसर में यहां पे मैंने इंट्रो दे रखा है, बहुत बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो दे रखा है। इंट्रो क्या है, तो आपको इंट्रो पढ़ना है। तो तंजौर और मैसूर की पेंटिंग दोनों ही एक ही स्रोत से निकली है, विजयनगर पेंटिंग शुरू में और नायक पेंटिंग उसके बाद। कब नायक पेंटिंग उसके बाद, विजयनगर पेंटिंग शुरुआत में थी। वही कलाकार जो आपके चित्रागर और नायडू और तंजावुर और मैसूर सहित विभिन्न स्थापनों पर चले गए। जैसे यहाँ नहीं गए थे मुगल शासन के अंदर, मुगल शासक जब औरंगजेब आया, तो वहां पे जितने भी कलाकार थे, वो भले संगीतकार हो, वो भले ही आपके चित्रकारिता वाले कलाकार हो, सब पलायन करने लगे और अलग अलग जगह भागने लगे। तो कहाँ पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, कहाँ आपके राजस्थान में जो राजपुताना दरबार क्षेत्र थे वहां आ गए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी विजयनगर और नायक पेंटिंग के बाद बाद विजयनगर का जब भैया यहाँ पे हास हो रहा था, या विजयनगर का जब पतन हुआ, तो यह कलाकार कई क्षेत्रों में चले गए। तो चित्रागार, नायडू, तंजावुर और मैसूर सहित विभिन्न स्थानों पर चले गए। और यही कारण है कि दोनों शैलियों के बीच उल्लेखनीय समानता है। तो कई सारी समानताएं हैं और कई सारे अंतर भी हैं, और वो आप आंसर खुद ब खुद कोड कर सकते हो, क्योंकि इनके फैक्ट मैंने ऊपर दे दिए हैं। ठीक है, तो उनको देख के आप बिल्कुल अच्छे से आंसर यहाँ पे कोड करो। उसके बाद लोक चित्रकला, तो ये मधुबनी चित्रकला है और बहुत ही फेमस चित्रकला है आज भी। ठीक है, मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, क्योंकि वो एक स्थानीय चित्रकला है, एक विशिष्ट
और एक प्राकृतिक चित्रकला भी बोल सकते हो इसको। मधुबनी को एक प्राकृतिक चित्रकला भी बोल सकते हो। तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में, यहाँ पे मैंने एक अच्छा इंट्रो दिया है, ठीक है, और इस इंट्रो को आप इनको कोड करिए ताकि ये चीजें आपके काम आएगी। मेंस के अंदर यही चीजें काम आती है, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में मधुबनी शहर में, शहर के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, ठीक है, वहां पुरुष भी करते होंगे ये काम, पर अधिकतर जो काम करने वाले हैं वो वर्ग है महिलाओं का वर्ग, इसलिए ये महिलाओं द्वारा की जाने वाली चित्रकारी है, जिससे मिथिला, ये रह गया मिथिला चित्रकारिता भी कहते हैं। ये है इंट्रो आपके मधुबनी चित्रकला पे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप मधुबनी चित्रकला वर्ड को देखते ही ये इंट्रो फ्रेम करोगे। अगर वो हाईलाइटेड वर्ड है मधुबनी चित्रकला और उसके बारे में पूछ रखा है आपसे कुछ भी, तो आप इंट्रो कौन सा फ्रेम करोगे? तो ये फ्रेम करोगे कि मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य में मधुबनी शहर के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की जाने वाली चित्रकारी है, जिसे मिथिला चित्रकारी कहते हैं। ठीक, ये वाला इंट्रो फ्रेम करोगे आप अच्छे से। उसके बाद आगे आ जाओ, तो आगे आप यहाँ पे फैक्टर के रूप में देख लो, तो ये चित्रकारिता पूरी की पूरी हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारिता है, क्योंकि राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, इन सारों को कोड किया हुआ है। जैसे ये गणेश जी है, तो ये भी एक मधुबनी चित्रकला का आर्ट ही है। उसी प्रकार से प्रतीकात्मकता का समावेश है, जैसे मछली सौभाग्य और जनन क्षमता की ज्ञातक है। तो उसी प्रकार से पारंपरिक रूपों में जो यूज किए गए हैं, पारंपरिक रूपों के जो कलर वगैरह बनाना है, उसमें कई सारी चीजें जो यूज की हुई है, जैसे कैनवास यूज किया हुआ है, तो वो सब पारंपरिक है, वो सब प्राकृतिक है। जैसे गोबर है, आपका मिट्टी है, चावल की लई है, ये वनस्पति रंग है, ये सारी चीज यूज करके इसको बनाया जाता है। तो बिल्कुल प्राकृतिक आपको ये पेंटिंग यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद मधुबनी चित्रकला का जुड़ाव जो है वो रामायण से माना जाता है, ठीक है, रामायण काल से इसका जुड़ाव माना जाता है, और ये हस्तांतरित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है भैया। मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को दी चित्रकला, फिर मेरे पापा जी ने मेरे को दी, तो इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ, ठीक। और कहाँ है मधुबनी? तो ये एरिया रह गया। आप मैप द्वारा, आपको अगर आंसर में कोड करना है तो आप मैप द्वारा मधुबनी को दर्शा सकते हैं। अब आया आपका आधुनिक चित्रकला। तो एक है कंपनी की चित्रकला, एक है बाजार चित्रकला, एक बंगाल चित्रकला। इसमें कंपनी की चित्रकला तो यहाँ यूरोपीय लक्षण दिखने लगे। कई सारी हमारे यहाँ की भारतीय शैलियां जो उनमें यूरोपीय शैलियों के लक्षण दिखने लगे जब अंग्रेज आने के बाद, तो वो कंपनी चित्रकला बन गई। बाजार चित्रकला, तो इसमें भारतीयता थी, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आई, और नई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें जो समावेशन हुआ और इस पर जो प्रभाव दिखा, वो प्रभाव दिखा आपको रोम और यूनानी का। तो यूनानी और रोम का प्रभाव बाजारी चित्रकला में दिखता है। और बंगाली चित्रकला बिल्कुल स्वदेशी चित्रकला थी, जिसमें चित्रकार अपने रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जैसे अवनींद्रनाथ, आपको नंददास बोस हो गए, तो ये चित्रकार थे बंगाल की चित्रकला के अंदर। हम पढ़ेंगे इनको, तो तीनों चित्रकलाओं को देखते हैं हम अच्छे से। देखो कंपनी चित्रकला में तो बाकी शैलियों में यूरोपीय तत्वों का समावेश जो है, उससे कंपनी चित्रकला आपकी बनी। उसके बाद शैली का क्षेत्र कौन सा था? तो वो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना और वाराणसी और तंजावुर, ये क्षेत्र थे, ठीक है। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको। उसके बाद बाजार चित्रकला, तो बाजार चित्रकला या बाजार शैली में यूरोपीय प्रभाव, बिल्कुल यूरोपीय प्रभाव पर आधारित थी ये चित्रकला। उसके बाद भारतीय तकनीकी ली इन्होंने, विषय वस्तु का समाविष्ट जो किया है, वो किस विषय वस्तु का समाविष्ट किया है? तो भारतीय टेक्नोलॉजी का। परंतु यहाँ प्रभाव जो ग्रहण किया उन्होंने भारतीय नहीं किया, उन्होंने कौन सा प्रभाव ग्रहण किया? तो ये रोमन और ग्रीक, ये आपका रोमन और ग्रीक इसमें प्रभाव दिखेगा। और ये क्षेत्र था बंगाल और बिहार का, इसका क्षेत्र बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। उसके बाद हम आ जाते हैं बंगाली चित्रकला पे। इसमें साधारण रंगों का प्रयोग होता था, ठीक है, ये बिल्कुल स्वदेशी चित्रकला थी। इसमें चित्रकला में
सबसे मेन जो चित्रकार थे वो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। जो आधुनिक चित्रकला के यहाँ पे आपको जो सूत्रधार मिलेंगे वो है अरविंद नाथ टैगोर। ठीक है, इनकी एक बढ़िया सी कलाकृति है अरेबियन नाइट श्रृंखला, जो विश्व स्तर पर फेमस है आपकी। ठीक है, अरविंद नाथ टैगोर की, यह नाम याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, आधुनिक चित्रकला में या बंगाल चित्रकला में। ठीक है, तो बंगाल स्वदेशी मूल्य का को समाविष्ट किया इन्होंने और पश्चिमी प्रभाव को कम किया। ये पश्चिमी प्रभाव बिल्कुल कम करना चाहते थे और यहाँ पे जो भी चित्रकला में समाविष्ट करना चाहते थे वो था स्वदेशी प्रभाव, भारतीयता लाना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे भारत माता है, मुगल विषय वस्तु है, इनकी चित्रकारिता इन्होंने बहुत सारी की अवनींद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद आप आ जाओ तो आपके नंददास बोस एक जो शांति निकेतन से जुड़े हुए थे और इन्होंने एक गांधी जी की तस्वीर बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, जो 1930 में अच्छे से विश्व स्तर पर फेमस हुई थी ये तस्वीर। इसमें क्या है, तो इसमें ब्लैक आपका बिल्कुल ये भी जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक है और इस पर गांधी जी की तस्वीर सफेद कलर से बना रखी है। तो काली पृष्ठभूमि पर गांधी जी का चित्र जो है वो बहुत फेमस हुआ था 1930 के अंदर, जब हमारा आजादी के लिए कई सारे आंदोलन चल रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी समय चल रहा था 1930-1931 में। ठीक, उसके बाद जो नंददास बोस थे उन्होंने संविधान को अलंकृत करने में भी अच्छी बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, अच्छी बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर है जो आधुनिक चित्रकला के ये भी एक अच्छे चित्रकार हैं जो काली रेखाओं का प्रमुखता से प्रयोग करते थे। ठीक, तो यहाँ पे आपके भारतीय चित्रकला का ये सारा का सारा टॉपिक खत्म होता है। हमने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं इसके अंदर और कई सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे देखा है और शॉर्ट नोट देखे हैं। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो ही मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा। ठीक, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।